इसमें हमने न्याय दीपिका ग्रंथ का प्रथम प्रकाश, प्रमाण का सामान्य स्वरूप, फिर द्वितीय प्रकाश जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप, और अब हम तृतीय प्रकाश पर पहुंचे हैं जिसका नाम है परोक्ष प्रकाश। उसमें भी हमने पिछली कक्षा में परोक्ष प्रमाणस्य सामान्य लक्षणम ये विषय पढ़ लिया था, जिसमें परोक्ष प्रमाण का सामान्य लक्षण अन्य मतों का खंडन करते हुए हमने पढ़ा था। इसके बाद परोक्ष प्रमाण के 5 भेद जो हमने पढ़े, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। उसमें जो प्रथम परोक्ष ज्ञान है, स्मृति निरूपणम, तो उस स्मृति ज्ञान की चर्चा भी हमारी पूर्ण हो गई थी। आज हमें प्रत्यभिज्ञान से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना है। प्रत्यभिज्ञान का निरूपण आज हम पढ़ेंगे। तो आदरणीय भाई साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वे आएं और अभी की कक्षा को प्रारंभ करें। आदरणीय भाई साहब। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। बहुत ही बढ़िया ग्रंथ न्याय दीपिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और अभी बहुत अच्छी भूमिका संदेश जी ने बना दी कि अब तक क्या हुआ, क्या होना है। बहुत सही बनाई एकदम, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। सारांश ये है कि न्याय दीपिका में 3 प्रकाश हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और इनके नाम है प्रमाण सामान्य प्रकाश, प्रत्यक्ष प्रकाश और परोक्ष प्रकाश। तो हमने प्रमाण सामान्य प्रकाश पढ़ लिया, प्रत्यक्ष प्रकाश पूरा पढ़ लिया, और अब तीसरा प्रकाश जिसका नाम है परोक्ष प्रकाश वो हम पढ़ रहे हैं। और परोक्ष प्रकाश में परोक्ष प्रमाण का वर्णन है। परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं, ये 2 बात यहाँ इस अध्याय में मुख्य रूप से समझाई जा रही है। तो परोक्ष का लक्षण बताया कि जो प्रत्यक्ष से भिन्न है, विपरीत है, वो परोक्ष है। प्रत्यक्ष का लक्षण बनाया था विशदम प्रत्यक्षम, जो विशद है, निर्मल है, स्पष्ट है, उसको कहते हैं विशद प्रत्यक्ष। और जो ऐसा नहीं है, इसका विपरीत है, अर्थात अनिर्मल है, अविशद है, अस्पष्ट है, उसको कहते हैं परोक्ष। और फिर परोक्ष प्रमाण के 5 भेद बताए, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, जिसमें से स्मृति प्रमाण की चर्चा बहुत सुंदर हमने पिछली कक्षा में पूर्ण की थी। और आज अब हमारा प्रकरण प्रारंभ होता है प्रत्यभिज्ञान का। पहला प्रमाण है स्मृति और दूसरा परोक्ष प्रमाण है प्रत्यभिज्ञान। तो ये प्रत्यभिज्ञान प्रमाण क्या होता है, इसका क्या स्वरूप है, इसे हम आज समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा प्रकाश, पैराग्राफ नंबर 8। देखो, प्रत्यभिज्ञानस्य निरूपणम, ये हेडिंग लगा हुआ है, प्रत्यभिज्ञानस्य निरूपणम। पढ़ते हैं, पढ़ते चलिए, समझते चलिए, और कहीं भी कोई बात समझ में नहीं आती हो तो पूछते चलिए, क्योंकि प्रश्न बहुत पूछना चाहिए। पूछने से ज्ञान का बहुत अधिक विकास होता है। जो लोग बात को समझ में नहीं आए संकोच करते रहते हैं, तो उनको कुछ लाभ नहीं हो पाता है। इसलिए प्रश्न जरूर पूछिए, खूब पूछिए। कच्चा समझ में आ रहा हो तो भी पूछना चाहिए।
ताकि वो और स्पष्ट हो सके। तो चलिए, अब हम आपको अभी तक के प्रकरण में कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और बाद में फिर प्रत्यविज्ञान के प्रकरण में से भी जो कुछ ना समझ में आए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 8। अनुभव स्मृति हेतुकम संकलनात्मकम ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम। अनुभव, अनुभव का अर्थ है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुभव कहते हैं। अनुभव स्मृति हेतुकम संकलनात्मकम ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम, ये भी बहुत जरूरी है। देखो, अब अनुभव माने प्रत्यक्ष ज्ञान, ये शब्दों का भी फर्क पड़ता है। शब्द भी कई बार न्याय में अपरिचित से आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। अनुभव माने प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुभव कहते हैं, जिसमें अनुभव और स्मृति जिसमें हेतु है, कारण है, और जो उन दोनों से मिलकर संकलन है। संकलन का मतलब होता है जोड़। व्यवकलन माने घटाना, माइनस। संकलन माने प्लस। जो अनुभव और स्मृति के कारण को कारण बनाकर इन दोनों का जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अनुभव स्मृति हेतुकम संकलनात्मकम ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम उत्पाद व द्रव्य समझते हैं तो ये बात हमको समझनी होती है कि प्रत्यभिज्ञान के हेतुभूत द्रव्य को द्रव्य कहते हैं। तो लोग जब यदि प्रत्यभिज्ञान नहीं आता होगा तो कैसे समझेंगे? इसलिए प्रत्यभिज्ञान समझना जरूरी है। प्रत्यभिज्ञान का मतलब है, ये परिभाषा याद रखने की है, पूर्व में जो प्रत्यक्ष हुआ है, नहीं, जो पूर्व में स्मृति, पूर्व में जो प्रत्यक्ष हुआ था उसकी स्मृति, और वर्तमान का अनुभव, ये दोनों से मिलकर इनके जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। परीक्षा मुख में परिभाषा दूसरी दी है, दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम। यहाँ अनुभव स्मृति हेतुकम संकलनात्मकम ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम। और ये प्रत्यभिज्ञान कैसा होता है, इसको और क्लियर कर रहे हैं। इदंतोल्लेखी ज्ञानम अनुभव, तत्तोल्लेखी ज्ञानम स्मरणम। इदंतोल्लेखी, इदम शब्द से उल्लिखित होने वाले ज्ञान को अनुभव कहते हैं। अब देखो, अनुभव किसे कहते हैं ये बताने में हमें कितनी ताकत लग रही थी, शब्द नहीं मिल रहे। ये बहुत बड़ा योगदान है इन आचार्यों का कि जो चीज अभिव्यक्त करना कठिन थी उसे भी इन्होंने अभिव्यक्त करके बताया। अनुभव किसे कहते हैं? जो इदम से उल्लिखित होता है उस ज्ञान को अनुभव कहते हैं। तत्तोल्लेखी ज्ञानम स्मरणम, और जो तत् शब्द से उल्लिखित होता है उस ज्ञान को स्मरण कहते हैं। तदुभय समुत्थम, और उन दोनों से जोड़कर, उन दोनों के योग से, समुत्थ माने उत्पन्न होने वाला, सम्यक प्रकार से उत्पन्न होने वाला, पूर्व उत्तर ऐक्य। पूर्व माने पहले का, उत्तर माने बाद का, दोनों में एकता। सादृश्य माने सदृशता, समानता। वैलक्षण माने विलक्षणता आदि को विषय करने वाला जो संकलन रूप ज्ञान होता है, जायते होता है, तत्प्रत्यभिज्ञानम इति ज्ञातव्यम, उसे प्रत्यभिज्ञान जानना चाहिए। यथा स एवायम जिन दत्तः,
जैसे कि स एव, स माने वह, एव माने ही, अयम माने यह, जिन दत्त है, यह वही जिन दत्त है, ये भी प्रत्यभिज्ञान है। गो सदृशो गवयः, गाय जैसा गवय होता है, गवय नील गाय को कहते हैं, गाय जैसा ही गवय होता है। गो विलक्षणो महिषा, और गाय से बिल्कुल विपरीत भैंस होती है, इत्यादि प्रकार का जो ज्ञान है उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। देखो, प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप अब आज आप लोग समझने की कोशिश करो कि क्या होता है प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान का मतलब होता है वर्तमान ज्ञान और पूर्व ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन। मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं अभी एक बार, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? देखो, तीन चीज हो गई, एक हो गया प्रत्यक्ष, एक हो गई स्मृति, और एक हो गया प्रत्यभिज्ञान। आपको तीनों को अच्छे से समझना है। प्रत्यक्ष का मतलब तो क्या है कि जैसे ये पेन है, अब मान लो मेरे सामने पेन है, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है इसका नाम है प्रत्यक्ष। और ये मैंने कभी कोई साल भर पहले पेन यूज किया था, उसकी मुझे अभी याद आ रही है, तो उसका नाम है स्मरण। और मैंने जो साल भर पहले पेन यूज किया था, उस पेन का इस वर्तमान पेन के साथ में मैं जो तुलनात्मक ज्ञान करने लग जाता हूँ कि वो अच्छा था या ये अच्छा है, कुछ भी किसी भी तरह से तुलना हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये तो वही है जो मैं साल भर पहले यूज करता था, या ये भी बिल्कुल वैसा ही है, या हो सकता है वो अलग था भाई, ये अलग है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। बट अ, होना चाहिए कंपेरेटिव नॉलेज। कंपेरेटिव नॉलेज का नाम, तुलनात्मक ज्ञान का नाम, किसमें तुलना? पूर्व के प्रत्यक्ष की स्मृति में और वर्तमान के प्रत्यक्ष में जब तुलना होती है तो उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ये प्रत्यभिज्ञान शब्द आजकल हम लोग यूज कम करते हैं, लेकिन ये वास्तव में होता है बहुत बहुत प्राचीन काल में बहुत होता था। जैसे एक कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का क्या मतलब है? अभिज्ञान माने प्रत्यभिज्ञान। कालिदास का वो नाटक क्या बताता है? तो वो दुष्यंत को अंगूठी देख करके शकुंतला की याद आ जाती है, वो सारी घटना उसके चित्त में याद आ, दोनों की वो तुलना करने लगता है। बस इसी का नाम है प्रत्यभिज्ञान। अभिज्ञान से भी ज्यादा मजबूत शब्द प्रत्यभिज्ञान है। तो इस तरह से ये अभी प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप है। अभी और समझ में आएगा, आगे का पैरा पढ़ते हैं। अत्र ही पूर्वस्मिन् उदाहरणे जिन दत्तस्य पूर्वोत्तर दशाद्वय व्यापकम एकत्वम प्रत्यभिज्ञानस्य विषय। अत्र माने यहाँ, यहाँ वास्तव में, ही माने रियली, यहाँ वास्तव में पूर्वस्मिन् उदाहरणे, पूर्वस्मिन् माने पहले उदाहरण, यहाँ ऊपर उदाहरण दिए थे ना, यथा सएवायम जिन दत्त, ये पहला उदाहरण। यहाँ जो सबसे पहला उदाहरण जिन दत्त का था, उसमें पूर्व उत्तर दशाद्वय व्यापकम एकत्वम प्रत्यभिज्ञानस्य विषय, उसमें पूर्व और उत्तर दोनों दशाओं में व्याप्त होने वाला जो एकत्व है वही प्रत्यभिज्ञान का विषय है। तदिदम एकत्व प्रत्यभिज्ञानम,
यह एकत्व प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। द्वितीय तु पूर्वानुभूत गो प्रतियोगिकम गवय निष्ठम सादृश्यम। और जो दूसरे उदाहरण में हमने कहा था गो सदृशो गवय, देखो दूसरा उदाहरण क्या ऊपर लिखे हैं सब, गो सदृशो गवय। ये जो गो सदृशो गवय कहा, ये क्या है? ये सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है। द्वितीय तु पूर्वानुभूत गो प्रतियोगिकम, पहले जानी हुई गाय का प्रतियोगिक गवय है। और गवय में भी गवय नहीं, गवय में जो सदृशता है वो सदृशता उसका विषय है। देखो ये बहुत खास बात है। सामने जब नील गाय देख रहे तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय तो है नील गाय, लेकिन प्रत्यभिज्ञान का विषय नील ज्ञान नहीं, बल्कि पहले देखी हुई गाय में और इस नील गाय में, दोनों में विद्यमान जो सादृश्य है वो प्रत्यभिज्ञान का विषय बन रहा है। तदिदम सादृश्य प्रत्यभिज्ञानम, ये सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है। तृतीय तु पुनः प्राग अनुभूत गो प्रतियोगिकम महिष्निष्ठम वैसादृश्यम। तीसरे में क्या है? देखो ये उदाहरण ऊपर से ही पकड़ लिया इन्होंने। यथा स एवायम जिन्दत्त गो सदृशो गव्यः गो विलक्षणो महिष, उसी से निकला। तो कहते हैं कि तीसरे उदाहरण में प्राग अनुभूत, पहले जो जाना हुआ है, गो का प्रतियोगिक विरुद्ध जो महिष निष्ठ वैसादृश्य है, गाय की तुलना के साथ जो महेश भैंस के साथ जो वही सादृश्य है, वही सादृश्य माने असमानता, विसदृशता, वो तदिदम वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञानम, वही ये वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान है। एवं अन्येपि प्रत्यभिज्ञान भेदा यथा प्रतीति स्वयं उत्प्रेक्षा। इस प्रकार और भी प्रत्यभिज्ञान के भेद होते हैं, वे सब यथा प्रतीति माने जैसी जैसी आपको प्रतीति होती है। प्रतीति माने ज्ञान। देख ज्ञान के कितने सारे पर्यायवाची है, अनुभव, प्रतीति, परिचिति, संवित्ति, सब ज्ञान के पर्यायवाची है बहुत सारे। प्रत्यभिज्ञान के भेद और भी आप अपने मन से, अपने विवेक से स्वयं समझ लेना। उत्प्रेक्षा, स्वयं उत्प्रेक्षा, आप स्वयं समझ लेना, स्वयं उनकी उत्प्रेक्षा, कल्पना, मान्यता बना लेना। अत्र सर्वत्रापि अनुभव स्मृति सापेक्षत्वात् तद हेतुकत्वम। यहाँ सर्वत्रापि, सभी जगह, सर्वत्र माने सब जगह, सर्वत्रापि माने सभी जगह, अनुभव स्मृति सापेक्षत्वात्, अनुभव माने प्रत्यक्ष ज्ञान, स्मृति माने पूर्व का स्मरण, इन दोनों की सापेक्षता होने के कारण, सापेक्षत्वात्, सापेक्ष होने के कारण, तद हेतुकत्वम, इसलिए इनमें उनका हेतुकपना है, उन वे दोनों कारण माने गए हैं। देखो बहुत, अब इसमें एक नई खास बात याद रखने की, समझने की ये आई है कि प्रत्यभिज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि प्रत्यभिज्ञान अनेक प्रकार का होता है। एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, चार प्रकार का नहीं, ये 2, 3, 4 प्रकार तो हमने आपको बताए हैं। बहुत से लोग ऐसे बोलते देखे जाते हैं, मैं कक्षा में पूछता हूँ बताओ प्रत्यभिज्ञान के कितने भेद हैं, तो बोल देंगे 4 है, क्योंकि 4 लिखे हैं उदाहरण में, तो 4 बता दे। लेकिन नहीं, प्रत्यभिज्ञान के अनेक भेद है। पहला एकत्व प्रत्यभिज्ञान,
दूसरा सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, तीसरा वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान, चौथा प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान और पांचवा और भी हो सकते हैं। प्रत्यभिज्ञान की कोई लिमिट नहीं। और प्रतियोगी माने जानते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है ना, कॉम्पिटिटर भी होता है, कॉम्पिटिटर प्रत्यभिज्ञान भी होता है, प्रतियोगिक प्रत्यभिज्ञान। प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान कैसा होता है? जैसे समझ लो मैंने ये पेन देखा और फिर मुझे साल भर पुराने पेन जो मैंने देखा था उससे मैं तुलना करता हूँ। तो मैं तुलना ऐसा करता हूँ कि ऐसा ही था मगर वो थोड़ा महंगा था, ये थोड़ा कम पैसे का है, ये थोड़ा वैसा ही है, बस इतना सा फर्क है कि ये थोड़ा लाइट ग्रीन है, वो डार्क ग्रीन था। तो ये इसका नाम है प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान। प्रतियोगिता में रैंक बनाते हैं ना, मेरिट प्रतियोगिता परीक्षा किसे कहते हैं? जिसमें मेरिट बनाई जाए, फेल पास नहीं होते, मेरिट बनाई जाती है कि भाई जिनके सबसे ऊपर से हम कुछ नंबर आएंगे उनको हम 10 को ले लेंगे। तो ये प्रतियोगिक प्रत्यभिज्ञान भी एक होता है जिसको बहुत कम लोग ठीक से समझते हैं, इसलिए मैंने बताया है। चलो 10वां पैराग्राफ, केचिद आहु। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है। केचित आहु, केचित माने कुछ लोग, आहु माने कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभव स्मृति व्यतिरिक्तम प्रत्यभिज्ञानम नास्तीति। अनुभव और स्मृति से भिन्न, व्यतिरिक्त माने अलावा, अतिरिक्त, अतिरिक्त समझ लो। अनुभव माने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुभव कहते हैं। अनुभव और स्मृति के अलावा, ये सब शब्दों का एक छोटा संग्रह बनाना चाहिए। मैंने भी एक लेख ऐसा ही लिखा है, एक लेख लिखा है मैंने, उसमें लिखा है कि जैन न्याय की अपरिचित शब्दावली, माने वो शब्द जो हम हमारे लिए अपरिचित, जैसे अध्यक्ष, अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष, अक्ष माने आत्मा, अभी कोई जानता नहीं, अक्ष माने इंद्रियां, सब तो शब्द तो समझ में आए पहले, बाद में विषय समझ में आएगा। तो अनुभव, अब अनुभव माने कोई समझे आत्मा का अनुभव, यहाँ पर अनुभव शब्द का पहले हमको सामान्य अर्थ करना पड़ेगा। आत्मा का अनुभव भी होता है, वहां भी अर्थ यही है। अनुभव माने प्रत्यक्ष ज्ञान। अनुभव स्मृति व्यतिरिक्तम प्रत्यभिज्ञानम नास्ति। कुछ लोग कहते हैं कि अनुभव और स्मृति के अलावा प्रत्यभिज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तद असत, तद असत, वह उनकी बात असत्य है। क्यों? अनुभवस्य वर्तमान कालवर्ती विवर्त मात्र प्रकाशकत्वम स्मृतिश्च अतीत विवर्त द्योतकत्वम इति तावत वस्तु गति ही। ये देखो क्या बढ़िया बात कह रहे हैं, क्या भाषा है। अनुभव तो वर्तमान कालवर्ती विवर्त मात्र को प्रकाशित करता है और स्मृति अतीत विवर्त की द्योतक होती है। अतीत माने भूतकालीन, विवर्त माने ज्ञान, स्मृति भूतकालीन वस्तु का ज्ञान है और अनुभव वर्तमान कालवर्ती ज्ञान है। लेकिन ये दोनों की रियल स्थिति है। तावत वस्तु गति, ऐसी इन दोनों की वास्तविक स्थिति है। कथम नाम तयो अतीत वर्तमान संकलित ऐक्य सादृश्यादि विषयावगाहित्वम।
फिर उन दोनों में कथम नाम तयो, फिर उन दोनों में, किन दोनों में, जो वस्तु है उनमें अतीत और वर्तमान, अतीत की वस्तु वर्तमान की वस्तु, उन दोनों में जो संकलित है, जोड़ रूप है, ऐसे ऐक्य माने एकता, सादृश्य सदृशता आदि विषय का अवगाहीपना वो कहाँ है, वो कौन ग्रहण करेगा? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष वस्तु को ग्रहण करेगा, स्मृति भूतकालवर्ती को करेगी। तो लेकिन इन दोनों को जोड़ रूप जो ज्ञान है उसको कौन विषय करेगा? तस्मात्, इसलिए, अस्ति है, स्मृति अनुभवातिरिक्तम तदनंतर भावी संकलनम ज्ञानम, इसलिए स्मृति अनुभव, देखो संधियां भी हो रही है, सब संधियां भी आनी चाहिए, ये सब ज्ञानाराधना है, ये सरस्वती की उपासना है, ये जिनवाणी की सेवा है, इसमें बड़े उत्साह से मन लगाकर प्रवृत्त होना चाहिए, बहुत आनंद आता है, फिर एक बार की मेहनत हमेशा का आराम। तस्माद अस्ति, इसलिए है, स्मृति अनुभवातिरिक्तम तदनंतर भावी संकलनम ज्ञानम, इसलिए होता ही है, क्या होता है? स्मृति और अनुभव से अतिरिक्त एक ऐसा ज्ञान भी होता ही है जो उन दोनों के बाद, तदनंतर भावी संकलनम ज्ञानम, उन दोनों की एकता को, उन दोनों को जोड़ कर देखने वाला एक तीसरा ज्ञान अलग होता है भाई। तदेव प्रत्यभिज्ञानम, उसी को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। 11वां पैराग्राफ, अपरे तु एकत्व प्रत्यभिज्ञानम अभ्युपगम्यापि तस्य प्रत्यक्षे अंतर्भावम कल्पयन्ति। देखो पहले क्या प्रश्न आया कि कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं साहब प्रत्यभिज्ञान नाम का कोई अलग से प्रमाण मत मानो, आप ये जो संख्या 5 बनाई है आपने, इसको कम करो, आप बोलो परोक्ष प्रमाण 4 तरह का है, स्मृति, तर्क, अनुमानागम, बस प्रत्यभिज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, फालतू है प्रत्यभिज्ञान। ये तो 10वें पैराग्राफ में शंका उठाई थी और उसका उत्तर दिया था। अब 11वें पैराग्राफ में क्या शंका उठाई जा रही है कि साहब एकत्व नाम का जो इनमें से जो प्रत्यभिज्ञान है ना, इन प्रत्यभिज्ञानों में के भेदों में वो कम करना चाहता है कि प्रत्यभिज्ञान तो मानो लेकिन एकत्व प्रत्यभिज्ञान तो मत मानो, कम से कम उसकी क्या जरूरत है, वो तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान तो प्रत्यक्ष में ही गर्भित हो जाएगा, ऐसा 11वें पैराग्राफ में शंका आ रही है। अपरे तु एकत्व प्रत्यभिज्ञानम अभ्युपगम्यापि, अभ्युपगम्य अपि, अभ्युपगम्य कितना बढ़िया शब्द है, स्वीकार करके भी, अभ्युपगम्यापि उसे स्वीकार करके भी, तस्य उसका, प्रत्यक्षे अंतर्भावम कल्पयन्ति। देखो ये सब पता रहना चाहिए हम कहाँ पढ़ रहे हैं, आपको तब अर्थ लगेगा। शब्द देखो, ये सब मौके मिलते नहीं है, कौन बताएगा, कब बताएगा, कब पढ़ोगे, हम लोग मूल से ग्रंथ लगा रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है, मूल से ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो इस पर लेक्चर नहीं दे रहे कुछ अपनी मर्जी से, बल्कि शास्त्र का पंक्ति से स्वाध्याय कर रहे हैं बहुत गहरा, इसलिए बहुत सावधानी से प्रसन्न मन से इसको पढ़ो। जितनी प्रसन्नता से पढ़ेंगे उतना अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। मैं कहता रहता हूँ देखो भाई, ज्ञान और आनंद का अभिन्नाभाव है,
जहां ज्ञान होता है वहां आनंद होता है, जहां आनंद होता है वहां ज्ञान होता है। यदि ज्ञान नहीं है तो आनंद भी नहीं हो सकता, आनंद नहीं है तो ज्ञान भी नहीं हो सकता। ये दोनों जुड़वा भाई है और ऐसे जबरदस्ती इनका संबंध है। दोनों दोनों तरह से व्याप्ति है इनकी, अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति। एक के अभाव में दूसरा नहीं होता कभी भी, ये याद रखो। तो गजब की बात, बड़े आनंद के साथ देखो क्या गजब की बात। अपरे तू संधि यहाँ आ जाए, अरे नहीं भी आती हो ना उसको भी आ जाए, जो हम पढ़ा रहे हैं ना उसी को विनम्रता से, एकाग्रता से, ध्यान से लिख लिख करके कोई पढ़े ना तो ऐसे ही संस्कृत सीख जाएगा। पहले बहुत से लोगों को, सबको कहाँ ये सुविधा थी कि विद्यालय में, विश्वविद्यालय में जाएंगे, जी व्याकरण पढ़ाएंगे, लोग स्वाध्याय से पढ़ लेते थे। तो हमारी यदि तीव्र भावना होगी तो स्वाध्याय से भी काम हो जाएगा। मैं एक बात और कहता रहता हूं कि एक आइडिया आपकी दुनिया बदल देगा। आप न्याय दीपिका पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते जा रहे हैं, बहुत पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, बहुत क्लास अटेंड कर लोगे, सब गुजर जाएगी। असली फायदा किस दिन होगा? जिस दिन आपके मन में ये विचार आ जाएगा कि मुझे न्याय दीपिका सीखनी है। ऐसे आप जिस दिन अपने साथ वादा कर दोगे उस दिन ये न्याय दीपिका समझ में आ जाए, मुझे संस्कृत सीखनी है, ऐसी आपकी भावना होगी तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। चलो, अपरे, अपरे क्या है ये? सर्वे सर्वौ सर्वे, अपरे, अपरे माने अपर शब्द का प्रथमा बहुवचन, दूसरे कुछ लोग, अपरे तू, अपरे तू, त्वेकत्व, तू के साथ में एकत्व, संधि हो गई, कौन सी? ऊ का वे बन गया, अयादि संधि, यण संधि, ये सब क्या होती है? ये सब थोड़ी दी का ये ऊ का वे, तो ऊ का वे हो गया ये यण संधि। एकत्व कितना बढ़िया लिखा दो, अपरे तू एकत्व प्रत्यभिज्ञानम अभ्युपगम्यापि, दूसरे तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान को, कुछ लोग एकत्व प्रत्यभिज्ञान को मानकर भी, अब तो आप सबको न्याय दीपिका भी हमने भेज दी है, किताब लेके बैठो, पेन पेंसिल लेकर बैठो, देखो फिर आनंद देखो। ज्ञान के 8 अंग होते हैं, उनमें एक उपधानाचार पर कभी चिंतन करो गहराई से। उपधानाचार जितना बढ़िया आप सावधानी से सुनेंगे, एक ही बार में, अकलंकाचार्य को एक बार में क्यों याद हो जाता था? क्या कला थी, उपधानाचार जबरदस्त था उनका। जिस चीज में रुचि होती है, जैसे किसी को भोजन की रुचि हो तो भोजन की बातें एक बार सुन के याद हो जाती है। पैसे में रुचि हो तो पैसे की बात वो भूलता थोड़ी है, नोट थोड़ी बनाता है, वो नोट्स नहीं बनाता, वो उसे याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी तीव्र रुचि है। ऐसे ही जिसकी इधर स्वाध्याय में तीव्र रुचि होगी तो उसको अपने आप याद हो जाएगा, तेजी से ज्ञान प्राप्ति शुरू हो जाएगी। ज्ञान की गाड़ी, ज्ञान का रथ फिर 5वें गियर में दौड़ना शुरू हो जाता है भाई। चलो, क्या क्या बातें हैं अद्भुत। अपरे तू एकत्व प्रत्यभिज्ञानम अभ्युपगम्यापि, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। कुछ लोग एकत्व प्रत्यभिज्ञान को मानकर भी, अभ्युपगम्यापि मानकर भी, तस्य प्रत्यक्षे अंतर्भावम
परिकल्पयन्, वो उसको प्रत्यक्ष में ही अंतर्भाव मानते हैं। कल्पयन्ति, कल्पित करते हैं, कल्पना कहते हैं, मानते हैं। तद यथा, वो ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? यद इंद्रियान्वय व्यतिरेकानुविधायी तत्प्रत्यक्षम इति तावत प्रत्यक्षम प्रतावत प्रसिद्धम, ऐसा कुछ कह कि जो इंद्रियान्वय व्यतिरेकानुविधायी है वो प्रत्यक्ष है। अभी इसका खुलासा आएगा। यद इंद्रियान्वय व्यतिरेकानुविधायी तत्प्रत्यक्षम इति तावत प्रसिद्धम, इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकानुविधायी च इदम प्रत्यभिज्ञानम, के जो इंद्रियों के ज्ञान के से जिसका अन्वय व्यतिरेक जुड़ा हुआ हो, जो इंद्रियों के होने पर होता हो, इंद्रियों के ना होने पर ना होता हो, इंद्रियों के साथ जिसका अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान है उसे ही तो प्रत्यक्ष कहते हैं। और ये प्रत्यभिज्ञान में यही इंद्रियों का अन्वय व्यतिरेक का विधान है। तस्मात्, इसलिए, प्रत्यक्षम इति, तस्मात् ये प्रत्यक्ष ही है, इसलिए ये प्रत्यक्ष ही है। तन्ना, तन्ना, तन्ना माने ऐसी बात नहीं है। क्या है? इंद्रियाणाम वर्तमान दशा परामर्श मात्रोपक्षीणत्वेन वर्तमान अतीत दशा व्यापक एकत्वावगाहित्व घटनात्, कि बहुत बढ़िया है। इंद्रियाणाम वर्तमान दशा परामर्श मात्रोपक्षीणत्वेन, इंद्रियों का विषय केवल 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 वर्तमान दशा को जानना है। वर्तमान दशा परामर्श, देखो अब ये परामर्श माने भी जानना। अब परामर्श शब्द का अर्थ जानना होता है, कौन जाने? बड़ी दिक्कत होगी नहीं। अब परामर्श माने यहाँ कोई किसी को सलाह नहीं दे रहा है। यहाँ परामर्श का मतलब परामर्श, विमर्श, ये शब्द ज्ञानवाचक होते हैं। इंद्रियां तो वर्तमान दशा के को ही जानती है, मात्र शब्द लगाया, और इसी में वो, यही उनकी क्षीणता है, यही उनकी शक्ति है। वर्तमान अतीत दशा व्यापक एकत्व अवगाहित्व अघटनात्, वर्तमान और अतीत, अतीत माने भूतकाल, वर्तमान काल और भूतकाल, इन दोनों दशाओं में व्यापक एकत्व का अवगाहन करना, उनमें अघटनात्, नहीं घटता। इंद्रियां केवल वर्तमान को ही जान सकती हैं, वर्तमान और भूतकाल दोनों में व्याप्त एकत्व को नहीं जान सकती है। अब नहीं अविषय, देखो ना, यह विषय, यह विषय क्या है? ये भी यण संधि है। ना ही था छोटा, और उस ही का ई ये बन गया। नहीं अविषय प्रवृत्तिरिंद्रियाणा, न ही अविषय प्रवृत्तिरिंद्रियाणाम युक्तिमती, के इंद्रियों की अविषय में प्रवृत्ति बताना वो उचित नहीं है, ना नहीं है। अविषय में प्रवृत्ति की बात इंद्रियों के बारे में, इंद्रियाणाम, वो युक्तिमती, युक्तिमती माने युक्ति संगत नहीं है। चक्षुषा रसादेरपि प्रतीति प्रसंगात, यदि इंद्रियां अविषय में प्रवृत्ति करने लगे हैं तो फिर तो चक्षुषा, चक्षुषा माने, चक्षुषा क्या है? चक्षुष शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन, चक्षुषा, नेत्र के द्वारा। चक्षुषा को दूसरे शब्दों में नहीं कहेंगे, नेत्रेण, लोचनेन,
सबके शब्द बदल बदल कर लिखना चाहिए। ज्ञान एक ही ग्रंथ पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो तो आपको सैकड़ों ग्रंथों का ज्ञान हो जाता है। एक न्याय दीपिका को यदि कोई ईमानदारी से डूब कर पढ़ ले, वो बहुत उच्च कोटि का विद्वान बन सकता है। उसे सब व्याकरण, संस्कृत, न्याय, फिलॉसफी, अब चक्षु, रस, इंद्रियों का क्या, अब इंद्रियां पढ़ेगा वो, कितनी गहराई से उसको इंद्रियों का ज्ञान होगा। तो इंद्रियां अविषय में प्रवृत्ति नहीं करती है, उनको अविषय में प्रवृत्ति माने हर इंद्री का अपना अपना निश्चित विषय है। आंखें रूप को जानती है, रसना रस को जानती है, घ्राण गंध को जानती है, कर्ण शब्द को जानते हैं। सबका अपना अपना विषय फिक्स है। वे अपने विषय के अलावा प्रवृत्ति कभी नहीं करती है। और अगर बोले करती मानेंगे तो चक्षुषा रसादेरपि प्रतीति प्रसंगात, नहीं तो फिर आंखों से रस की प्रतीति क्या प्रसंग आएगा, फिर ये दोष उपस्थित होगा। आंखें रस का, आंख में हम कोई चीज डाले तो वो ये उसका रस नहीं बताएगी। आंखें और डालने की बात नहीं, दूर से भी देखो। अभी हम आंखों से ये जानते हैं, हम आंख से ये देखते हैं कि ये सेव फल रखा है, गुड़ रखा है, तो गुड़ का रस थोड़ी आंख में बता पाती हो, तो रस ना बताएगी। गुड़ मीठा है कि खारा है, ये रसना बताएगी। रसना उसका रंग नहीं बताएगी, चक्षु उसका रस नहीं बताएगी। दोनों का अपना अपना डिपार्टमेंट अलग अलग है। कोई एक दूसरे के डिपार्टमेंट में दखलंदाजी नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है भाई सबके? हाँ, किसी को कोई बात कहनी, करनी, पूछनी तो बताना। देखो 12वां पैराग्राफ, ननु, ननु माने शंका, ननु होती है शंका। ननु सत्यम एतत् इंद्रियाणाम वर्तमान दशावगाहित्वम एव इति। ननु माने ये शंका, एक यहाँ एक प्रश्न है कि आपने जो ये कहा कि इंद्रियां वर्तमान दशा का ही अवगाहन कर सकती हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। तथापि तानि सहकारी समवधान सामर्थ्यात् दशाद्वय व्यापिनी एकत्वेपि प्रतीतिम जनयतु। फिर भी वो कह रहे हैं कि गुरुजी आपने जो ये कहा कि इंद्रियां वर्तमान दशा का ही अवगाहन कर सकती हैं, तो आपकी बात सत्यम, लेकिन सहकारी समवधान, उसके सहयोगी मिला दिए जाए, सहकारियों को समवधान, उनको मिला दिया जाए उन इंद्रियों के साथ, तो उसके सामर्थ्य से दशाद्वय व्यापिनी सामर्थ्या। देखो यहाँ संधि विच्छेद पकड़, जो संधियों को नहीं पकड़ेगा, जैसे पहाड़ में जो संधि होती है उसको पकड़ेगा तो बढ़िया बढ़िया पत्थर निकाल के लाएगा, और जो संधि नहीं पकड़ेगा तो वो पहाड़ में जाकर भी पत्थर नहीं निकाल पाता। ऐसे ही यहाँ अर्थ कौन निकाल पाएगा? जो इनकी संधि जानता होगा। कि सहकारी समवधान सामर्थ्यात, सहकारी माने उपकारी, सहकारी माने सहयोगी, उस सहयोग, उसके साथ सहकारी चीज जोड़ दो तो उनमें सामर्थ्य आ जाती है। जैसे आंखों से दिखता ना हो तो चश्मा लगा देते हैं, बादाम का हलवा खिलाते हैं, काली मिर्च बूरे में घी में मिला करके खिलाते हैं, तो नेत्रों की रोशनी बढ़ती है ना। तो ऐसे वो ये कह रहा है कि साहब आपने ठीक कहा
कि इंद्रियां वर्तमान दशा को ही जानती है, लेकिन साहब कुछ अगर उनको कुछ टॉनिक वॉनिक दे दिया जाए, कुछ सहकारी चीजें उनको दे दी जाए, तो वे दशाद्वय व्यापिनी एकत्वेपि, दशाद्वय व्यापिनी, दशा माने भूतकालीन दशा, दो दशा कौन सी, एक भूतकालिक दशा, एक वर्तमान दशा, इन दोनों दशाओं में व्यापिनी एकत्वे, दोनों दशाओं में रहने वाले एकत्व को भी, एकत्व में भी प्रतीतिम जनयतु, दोनों दशाओं में व्याप्त होने वाले एकत्व में भी प्रतीति को उत्पन्न कर लेगा। कैसे? अंजन संस्कृतम चक्षुरिव्यवहितेर्थे, अंजन माने काजल, संस्कृत माने यहाँ संस्कृत भाषा नहीं, अंजन से उसको संस्कार किया जाए, उस पर अंजन का प्रयोग किया जाए बहुत दिन तक। तो जैसे चक्षु अपने संबंधित पदार्थ में भी चमत्कार दिखा देती है, देखो काजल लगाने से आंखों में विशेष नेत्र ज्योति बढ़ती है, ऐसा उदाहरण दिया है। नहीं चक्षुषो व्यवहितार्थ प्रत्यायन सामर्थ्यम अस्ति, नहीं चक्षुषः व्यवहितार्थ प्रत्यायन सामर्थ्यम अस्ति। व्यवहित माने जो थोड़ा दूर है, व्यवहित का शब्द का क्या अर्थ है? दूर। तो जो चक्षु दूर रखे हुए पदार्थ को जानने में समर्थ नहीं है, न ही चक्षुषो व्यवहित, व्यवहित माने दूर, अर्थ माने पदार्थ, प्रत्यायन माने जानना। देखो कितना, प्रत्यय माने भी जानना, प्रत्यायन माने भी जानना। आंखों की ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो दूर रखे पदार्थ को जान सके, लेकिन अंजन संस्कार वसातु, लेकिन उस पर अंजन संस्कार किया जाए तो तथा त्वम उपलब्धम, तो उसमें वैसी शक्ति आ सकती है। तथा तो माने उसमें वैसी शक्ति आ सकती है। तद्वदेव, उसी प्रकार, तद्वत, उसी प्रकार, उस प्रकार ही, तद्वत एव, एव माने ही, उसी प्रकार स्मरणादि सैकृतानि इंद्रियाणि एव दशाद्वय व्यापकम एकत्वम प्रत्याययिष्यन्ति इति किम प्रमाणांतर कल्पना प्रयासेनेति, के उसी प्रकार स्मरणादि सैकृत से सैकृत साथ होकर इंद्रियाणी, इंद्रियां दोनों दशाओं में, दो दशा माने याद रखना कौन दो दशा, एक भूतकाल की, एक वर्तमान काल की, और व्यापक माने उन दोनों में रहने वाला, दोनों दशाओं में रहने वाले एकत्व को जान लेंगी। प्रत्याययिष्यन्ति, बहुवचन, प्रत्यय शब्द से लृट लकार बनाया, जान लेंगे, भविष्य काल बनाया, जान लेंगी। इति, इसलिए, किम प्रमाणांतर कल्पना प्रयासेनीति, इसलिए प्रमाणांतर की कल्पना का प्रयास करने से क्या फायदा है? प्रमाणांतर माने अलग से एक दूसरा प्रत्यभिज्ञान नाम का प्रमाण बनाने की क्या जरूरत है? खासकर एकत्व प्रत्यभिज्ञान तो मत बनाओ महाराज। तदपि असत, यहां से उत्तर शुरू हुआ, ये इति तक प्रश्न था और अब उत्तर शुरू हुआ। तदपि असत, ये बात भी गलत है। सहकारी सहस्र समोधाने पी अविषय प्रवृत्तेरयोगा, गजब। अरे भाई तुम्हारी बात गलत है। क्यों? सहकारी सहस्र समोधाने भी,
जो सहकारी पदार्थ तुम मिलाना चाह रहे हो तो वो चाहे 1000 मिलाओ तुम, लेकिन फिर भी अविषय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अविषय प्रवृत्ति अयोगात्, अविषय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। चक्षुषोई अंजन संस्कारादि सहकारी स्विषये रूपादौ एव, ये अयादि संधि है। रूपादौ, ये सप्तमी एक वचन थी, रूपादौ, और औ का आ बन गया, रूपादौ एव प्रवर्तकः न तु अविषये रसादौ। देखो कितनी बढ़िया बात कही कि तुम कह रहे हो कि सहकारी कारण मिलाओ तो वो चमत्कार हो जाएगा। तो आचार्य कह रहे कि लेकिन वो अविषय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तुम चाहे 1000 मिलाओ। जैसे आंखों का तुम कितना भी इलाज कराओ, कितना भी टॉनिक खिला लो, लेकिन आंखें देखने का ही काम कर सकती है, सुनने का काम कभी नहीं करे। आंखों को क्या खिलाएं, क्या ऑपरेशन कराएं, क्या इलाज कराएं कि आंखें सुनने लग जाए। कानों का कितना भी इलाज कर लो, कोई बढ़िया से बढ़िया मशीन ले आओ, लेकिन कान केवल सुनने का ही काम कर सकते हैं, कान चखने का काम नहीं कर सकते, कान देखने का, सूंघने का, बाकी का काम नहीं कर सकते। ये एक कैसी गजब की बात है। देखो इंद्रियां सहकारी से, ये पंक्ति बहुत अच्छी है। सहकारी सहस्र समवधानेपि अविषय प्रवृत्तेरयोगात्, हजारों सहकारी कारण मिलाओ फिर भी समवधानेपि अविषय प्रवृत्तेरयोगात्। कितना गजब का बात कही। कितने भी हजारों सहकारी कारण मिलाओ तब भी अविषय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। चक्षुषो ही अंजन संस्कारादि, चक्षुषः, चक्षुषः माने 6/1 षष्ठी एक वचन के चक्षु का अंजन संस्कार आदि से सहकार उपकार करना, वो अपने विषय में ही काम आ सकता है, रूपादि में ही। वो अविषय भूत रसादि में काम आ सकता नहीं है। अविषयश्च पूर्वोत्तर अवस्था व्यापकम एकत्वम इंद्रियाणाम, और पूर्व उत्तर दोनों दशाओं में जो व्यापक एकत्व है वो इंद्रियों के लिए अविषय है। तस्मात्, इसलिए, तत्प्रत्यायनाय, इसलिए उनको उसका प्रत्यायन करने, प्रत्यायन माने जानकारी, ज्ञान, इसलिए उन दोनों का प्रत्यायन करने के लिए प्रमाणांतरम अन्वेषणीयम, प्रमाणांतर कोई दूसरा प्रमाण, अन्वेषणीयम खोजना ही चाहिए। सर्वत्रापि विषय विशेष द्वारेण प्रमाण भेद व्यवस्थापनात्, सभी जगह विषय विशेष के द्वारा प्रमाण भेद की व्यवस्था मानी गई है। जितने भी प्रमाण हैं सब अलग अलग विषय में प्रवृत्ति करते हैं, तो यहाँ भी विषय का अंतर है, विषय की विशेषता है, तो एक नया प्रमाण उसके लिए होना ही चाहिए। हाँ बोलो रितु जी, क्या पूछना है, बताओ बताओ भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ बोलिए। मेरे को ये पूछना है कि हर चीज को जब हम, हर चीज का उद्देश्य यही होता है कि आत्मा का ज्ञान में सहयोगी हो। तो अब मतलब ये भी जैन शास्त्र है और दूसरे भी अपने शास्त्र लिखते हैं, तो प्रत्यभिज्ञान लेने से आत्मज्ञान में क्या फायदा है और वो नहीं लेके कैसे उसको सिद्ध कर देते हैं? क्या बात है। देखो अगर हम प्रत्यभिज्ञान को नहीं जानेंगे तो आप ये कैसे पहचानेंगे
कि मैं वही वीर सागर हूं जिसने आपको पिछले शुक्रवार को पढ़ाया था। ये आप प्रत्यभिज्ञान से ही ये जान पाते हैं कि ये वही वीर सागर है जिसने हमको पिछली बार पढ़ाया था। प्रत्यभिज्ञान के बिना कोई व्यक्ति त्रिकाली ध्रुव जिसको कहते हैं हम, आत्मा को जानो, शाश्वत है आत्मा, आत्मा शाश्वत है, ये बात हम कैसे कह सकते हैं? प्रत्यभिज्ञान को जाने बिना हमको नित्यता की प्रतीति नहीं हो सकती, को दो वस्तुओं में तुलना नहीं हो सकती, दो पर्यायों में तुलना नहीं हो सकती, भेद विज्ञान नहीं हो सकता। ये वही है ये भी नहीं जान सकते, ये वही नहीं है ये भी नहीं जान सकते। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, अपन तसल्ली से विचार करते हैं। सब लोग सोचो इस पर, बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। मेरे मन में भी ये बात बहुत रहती है कि न्याय शास्त्र को केवल ऐसे ही नहीं पढ़ना चाहिए, उसे आत्मज्ञान में उपयोगी बनाकर पढ़ना चाहिए। न्याय शास्त्र स्वाध्याय है हमारे सभी। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि ये शास्त्र है, आचार्यों ने लिखा, निर्ग्रंथ आचार्य लिख रहे हैं। तो वे क्यों लिख रहे हैं, क्या काम था? सभी शास्त्रों का प्रयोजन है आत्मज्ञान। प्रत्यभिज्ञान की जानकारी हमको क्यों चाहिए? क्योंकि प्रत्यभिज्ञान ही दो वस्तुओं में, दो पर्यायों में, दो कालों में एकता, भिन्नता, तुलना करने की कला सिखाता है। आप सोचो 2 मिनट, यदि प्रत्यभिज्ञान नहीं होता तो क्या होता? आज मैं सुबह अपने ऑफिस गया और जाकर के मैं वापस घर आ गया, तो कैसे आ गया? यदि मुझे प्रत्यभिज्ञान नहीं होता तो मैं अपने घर वापस नहीं आ सकता था, कहीं और चले जाते। यही मेरा घर है, यही रास्ता है। रास्ते में चौराहा पड़ा तो नहीं इधर नहीं जाना है, इधर जाना है। हम कैसे जानते हैं? प्रत्यभिज्ञान से। और पूरा का पूरा महावीर भगवान वही हैं जो मारीच थे, ये वही हैं जो कभी शेर थे। हमको कैसे प्रेरणा मिलेगी कि ये वही जीव हैं जो एक दिन ऐसे थे? हमारे सारे पुराण मिथ्या हो जाएंगे। हम कैसे पहचानेंगे? समझ में आ रहा है सबको? अपने भावों की जो तुलना है कि पहले मेरे भाव अच्छे नहीं थे, अभी अच्छे हैं, इससे अच्छे भी हो सकते हैं, ये सब प्रत्यभिज्ञान में आया। सब प्रत्यभिज्ञान में आएगा। तो इसके बिना मतलब, तो नॉन जैन लोग जो ये कहते हैं इसको प्रत्यभिज्ञान को प्रमाण मत मानो, तो वो प्रत्यक्ष में डालना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो ले ही रहे हैं उसको। नहीं, तो ये तो एक जना प्रत्यक्ष में डालना चाह रहा है। एक ने तो कहा था कि मानो ही मत। दो प्रश्न आ गए ना, एक ने कहा मानो मत, एक ने कहा प्रत्यक्ष में ही ले लो। लेकिन प्रत्यक्ष से कहा, आप प्रत्यक्ष से ये बता सकते हो क्या कि ये वही महावीर हैं जो पहले शेर थे? ये बात प्रत्यक्ष नहीं जान सकता। प्रत्यभिज्ञान को मैं, आप लोग सोचना, मैं प्रत्यभिज्ञान के लिए दूसरा शब्द डालता हूं, तुलनात्मक ज्ञान। तो क्या देखो, हाँ प्रज्ञा बोलो, ये प्रज्ञा अच्छी बात बताएगी, सुनो देखो। हाँ बताओ प्रज्ञा। जय जिनेन्द्र चाचा। हाँ बोलो चाचा, प्रश्न ये है, आप ये जो बता रहे हैं ना कि वो वस्तु का ज्ञान जब प्रत्यभिज्ञान जोड़ रूप ज्ञान है, तो उसमें मतलब जो प्रत्यक्ष वस्तु है उसका ज्ञान नहीं, जो जोड़ है वह ज्ञान इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एकत्व हो, चाहे वो
विशेष हो, मतलब कंपैरिजन हो, हाँ पर जोड़ जानना है, वस्तु नहीं जाननी है। हाँ, उन दोनों का जोड़ जानना है, और वो जोड़ विषय है, और वो जोड़ को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता काम। प्रत्यक्ष में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दो के जोड़ को पहचान सके। वाह, बहुत बढ़िया बात कही, मुझे उम्मीद थी। हाँ। जोड़ को पहचानना है। हाँ सर, YouTube पर भी भाई साहब साधर्मी कुछ सुनते हैं, वहां पर एक प्रश्न किसी ने लिखा है हाँ कि स्मृति आदि को प्रत्यांतर सापेक्ष कहा तो अवग्रह यह अवाय धारणा आदि भी प्रत्यांतर सापेक्ष कहे जा सकते हैं क्या? हाँ, है ही। सारे ज्ञान, धारणा ज्ञान, देखो बातों को समझो, एक अपेक्षा से नहीं है, एक अपेक्षा से है। धारणा किसकी होगी? अवाय की। अवाय किसका होगा? या जिस हिसाब से प्रत्यांतर सापेक्षता यहाँ है, उस हिसाब से वहां भी है। धारणा उसकी नहीं हो सकती जिसका अवाय नहीं हुआ हो। प्रत्यभिज्ञान उसका नहीं हो सकता जिसकी स्मृति नहीं हुई हो। स्मृति उसकी नहीं हो सकती जिसका अनुभव नहीं हुआ हो। इस तरह से है प्रत्यांतर सापेक्षता, वहां भी है, यहाँ भी है। जी, तो एक कमेंट जी, इसमें ऐसा लगता है प्रत्यभिज्ञान के बिना तो आत्मज्ञान की सिद्धि भी मुश्किल है, तो वो लोग कैसे करते हैं? नहीं, वो कैसे करते हैं अब ये एक अलग बात है। कई बार क्या होता है, हम चीजों को जैसे स्यादवाद सब मानते हैं लेकिन शब्द नहीं बोलेंगे, ऐसे ही वे कैसे करते हैं, अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। वो फिर घुमाएंगे, फिर मानेंगे, लेकिन नहीं मानते हैं, ये भी बोल रहे हैं ना, तो अभी हाँ। समझाया जा रहा है। और अपन को समझना है ना, हमें दूसरे को नहीं समझाना। ठीक है। मेरे ख्याल से समय हो गया। संदेश जी देखो, कुछ और कुछ 1 मिनट की बात हो तो कह दो, नहीं तो पूरा करो। आगे जी, विक्रांत जी अभी की कक्षा होगी ना। जी, अभी का समय हमारा यहाँ पर पूर्ण हो गया है। हाँ आज हमने न्याय दीपिका की कक्षा में प्रत्यभिज्ञान का सुंदर स्वरूप, उसका प्रयोग भी, चारों ओर से बहुत सुंदर अद्भुत निरूपण आज हमने देखा। अभी की कक्षा यहीं समाप्त होगी। आगामी कार्यक्रम में जो आदरणीय डॉक्टर दीपक जी वैद्य द्वारा व्याख्यान माला चल रही है, चरणन योग एवं बिना औषधि के स्वास्थ्य रक्षा, इस विषय पर बहुत सुंदर व्याख्यान माला आदरणीय भाई साहब के माध्यम से चल रही है। वे भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आएं और अपनी कक्षा को प्रारंभ करें। वाह।